नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो आपकी परीक्षा लगी हुई है, आरओ, एआरओ की, जुलाई 2025 में। इसमें सेट नंबर पहला हम लोगों ने कर लिया था, 30 क्वेश्चंस कर लिए थे और इसी के आगे शुरू करेंगे 31 से, ठीक है? आओ देखो, सबसे पहले क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, कह रहा है कि लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे कहा जाता है सिडबी, एसआईडीबीआई। इसको पूरा कहेंगे लघु उद्योग भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा है, तो ये तो सिंपल सा है। लेकिन इसमें 2-3 बातें याद रखना। अभी हाल ही में सिडबी में कुछ परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन का मतलब इसने कुछ इनिशिएटिव शुरू किए हैं सिडबी ने। जैसे सबसे पहले तो इसकी जो स्टैटिक जीके है वो याद रखो। सिडबी जो परिवर्तित नहीं होगी। आम तौर पर जैसे इसकी स्थापना, ये जब हो गई सो हो गई। अब इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा और स्थापना हुई 2 अप्रैल को। मुझे सन बता दो, 1990, ठीक? इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये रहा अपनी राजधानी में, यानी कि लखनऊ में। इसने अभी कुछ पहल शुरू करी हैं, जैसे 1992 में जब आप जाओगे तो सिडबी ने एक पहल शुरू करी थी एमएसएमई विक्रेताओं के लिए बिल डिस्काउंटिंग, याद रखिएगा। ये पहल है सिडबी की। आपसे पूछे एमएसएमई विक्रेताओं के लिए एमएसएमई विक्रेताओं के लिए बिल डिस्काउंटिंग बिल डिस्काउंटिंग ये पहल कब शुरू करी गई है? 1992 में। ठीक 2 साल बाद 1994 आता है। फिर से एक नई पहल शुरू करी गई जिसे कहा जाता है माइक्रो क्रेडिट योजना। माइक्रो क्रेडिट योजना, ये भी पहल शुरू करी गई है, ठीक? 1994 में। इसके बाद 2 डेट्स और 2 ईयर्स और याद रखना, 2017 में क्या हुआ और 2023 में क्या हुआ। 2017 में सिडबी ने उद्यमी मित्र पोर्टल की शुरुआत करी थी। उद्यमी मित्र पोर्टल। और 2023 में क्या हुआ था? 2023 में उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म और एफआईटी रैंक, इसको शुरू किया था। रैंक की शुरुआत की, ठीक है? तो ये कुछ पहले हैं जो कि शुरू करी गई हैं। ये कुछ अन्य तथ्य याद रखो। क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। अब नेक्स्ट देखो, 32 नंबर, इसमें क्या कह रहा है? रिंगलमैन स्केल, इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसका घनत्व मापने के लिए किया जाता है? अब यहाँ पर आओ जरा, मैं 2-3 बातें आपसे शेयर करता हूँ। रिंगलमैन पैमाना, आप ये कह लो या फिर कह लो रिंगलमैन स्केल, ठीक? क्यों इसका यूज़ किया जाता है? इसका आमतौर पर इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? तो आप बताओगे धुएँ का घनत्व धुएँ का घनत्व या फिर उसकी डेंसिटी, या फिर हम कह सकते हैं अपारदर्शिता को मापने के लिए। अपारदर्शिता को मापने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? इसका विकास किसने किया था? तो ये जिसके नाम पर है रिंगलमैन, उन्हीं ने इसका विकास किया था। इनका पूरा नाम है मैक्समिलियन रिंगलमैन। मैक्समिलियन रिंगलमैन, ठीक है? इन्होंने इसका विकास किया था और विकास कब किया? 1988, 1988 में। 1988 में इस पैमाने को निर्दिष्ट किया गया था। वापस आओ जरा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कोहरा को, ध्वनि को, धुआँ को। धुएँ का घनत्व मापने के लिए। नेक्स्ट देखो 33, इसमें कह रहा है कि कौन-सी अनुसूचित जनजाति है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में ऐसी कई सारी जनजातियाँ हैं, जैसे वाराणसी की ही अगर हम बात करें, तो वाराणसी और उसके आस-पास जो जनजातियाँ पाई जाती हैं, उनमें से एक खरवार है, या फिर इसे आप कई किताबों में खैरवार भी पढ़ते हो। एक जनजाति आपने पढ़ी होगी गोंड, ये भी वाराणसी और उसके आस-पास पाई जाती है। आपने चेरो का नाम सुना होगा। चेरो आम तौर पर ये सोनभद्र और चंदौली, ये इसके क्षेत्र हैं और वहीं आस-पास ये वाराणसी में भी देखी जाती है। अच्छा, कुछ अन्य जनजातियाँ हैं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ कि मुझे बताओ सहरिया, शहर, ये सहरिया कहाँ पर है? ये पाई जाती है ललितपुर में, ठीक? कुछ मैं जनजातियाँ यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे पहरिया, कन्फ्यूज़ मत होना, सहरिया ललितपुर में है। जैसे एक थ्योरी आप अपने दिमाग में बैठा लो, ललितपुर का मतलब हो गया ललित नामक लड़का। आम तौर पर बच्चों के नाम ललित होते हैं। आप ही के अगल-बगल जो बैठा होगा उसका नाम ललित होगा। ये ललित क्या करता है? रोज़गार की तलाश में कहाँ जाता है? शहर जाता है। ऐसे
थोड़ा लिंक लगा के आप याद रख सकते हो। ललित रोजगार के लिए कहाँ गया? शहर। ठीक। अब बचा पहरिया, तो ये सोनभद्र हो जाएगा। इसी में कन्फ्यूज़न होता है। कभी-कभी हमारे सामने लिख के आ जाता है सहरिया है ललितपुर में या पहरिया है ललित में। तो बस ऐसे याद रखो। जैसे ही ललित आया, ललित रोजगार के लिए कहाँ जा रहा है? शहर। ठीक। अब आ जाओ पहरिया में, ये कहाँ पर है? तो ये सोनभद्र में हो जाएगा। एक आपको आपने लिंक लगा लिया, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ये सोनभद्र में। पहरिया के अलावा जैसे बैगा मैंने लिखा, मुझे बताओ ये कहाँ पर है? ये जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? जैसे एक मैं जनजाति लिख रहा हूँ, मैंने लिखा पंखा या पनिका। ये जनजाति बताओ कहाँ पर पाई जाती है? जैसे मैंने लिखा अगरिया, ये कहाँ पर है? या फिर पटारी, ये जनजाति कहाँ पर है? या आपने नाम सुना होगा भुइया या भुनिया, ये कहाँ पर है? तो ये सारी की सारी जितनी मैंने जनजातियाँ लिखी हैं, ये सोनभद्र में है। सोनभद्र में। तो वापस आ जाओ। अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कौन नहीं पाई जाती है? शेरो भी है, गोंड भी है, सहरिया भी नहीं है ना? सहरिया ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 34। सिंपल सा सवाल था ये। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? ये तो करती है बिजनौर से। लेकिन मेरा सवाल केवल और केवल गंगा नहीं है, और भी कई सारी नदियाँ हैं। चलो बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि गंगा कहाँ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? जरा गौर करना। नदियों का प्रदेश में प्रवेश, प्रदेश में प्रवेश। चलो बताओ। अब शुरुआत करते हैं गंगा। कहाँ से प्रवेश करती है? किस जिले से? मुझे बताओ। क्या आपको पता है यमुना किस जिले से प्रवेश करती है? चलो बताओ। रामगंगा। ये कहाँ से प्रवेश करती है? किस जिले से? बताइए। काली या फिर शारदा, ये कहाँ से प्रवेश करती है? जिला बताओ मुझे। मुझे बताओ। घाघरा या फिर जिसे आप करनाली कहते हो, कभी-कभी आप इसे सरयू भी कह देते हो, कहाँ से प्रवेश करती है? मुझे डिस्ट्रिक्ट बता दो। गंगा सबको पता होगा बिजनौर से। यमुना ये सहारनपुर से है। याद रखिएगा। गंगा बिजनौर से है, यमुना सहारनपुर से है। अच्छा बताओ, रामगंगा कहाँ से प्रवेश कर रही है? ये है कालागढ़ से। कालागढ़, बिजनौर। ठीक है। बताओ, काली या फिर शारदा, ये पीलीभीत से। फिर मुझे बताओ, घाघरा, कर्णाली या फिर सरयू, ये लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है। तो लखीमपुर खीरी और बहराइच, बहराइच की सीमा बनाते हुए। ठीक है। सीमा बनाते हुए ये प्रवेश करती है। तो ये सारी नदियां याद रखो, आपसे पूछी जा सकती हैं मैच कराने के लिए भी। नेक्स्ट देखो। हालांकि ये मैंने यूपी स्पेशल में आपको करवाई नहीं है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। 35 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? सवाल हमारा केवल और केवल इसका उत्तर देके नहीं समाप्त होगा। ये आंसर तो इसका 108 है, अनुच्छेद 108। लेकिन क्या आपको पता है पूरी की पूरी प्रक्रिया संसद का संयुक्त अधिवेशन की? आओ देखो, एक नजर डालते हैं इस पर। मैं बात कर रहा हूँ संयुक्त अधिवेशन की। संयुक्त अधिवेशन, गौर करना। ये किसका संयुक्त अधिवेशन है? तो आप बताओगे संसद का। ठीक। कहाँ पर है? किस अनुच्छेद में है? आपने कहा 108 में है। अनुच्छेद का मतलब संविधान की मैं बात कर रहा हूँ। संविधान के किस अनुच्छेद में है? 108 में। यहाँ तक बातें हो गई क्लियर। अब सवाल ये आया कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया कब जाता है? देखो, एक सिंपल सी बात समझो। कोई बिल है, बिल का मतलब होता है विधेयक, हिंदी में कहते हैं। ठीक। ये कोई बिल है, ये अधिनियम कब बनेगा? ये बन रहा है अधिनियम। प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस ये होगा, ये लोकसभा में जाएगा, इसके बाद ये राज्यसभा में जाएगा, और इसके बाद बैठे हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, वो इस पर सिग्नेचर कर देंगे, और ये बिल बन जाएगा अधिनियम। यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, ये बन गया एक्ट यानी कि अधिनियम। अब ऐसी स्थिति में होता दिक्कत ये है कि कभी-कभी टसल हो जाता है। टसल ये हो जाता है कि जो सत्ता पार्टी है उसने कोई बिल लोकसभा में भेजा, यहाँ से पास होके राज्यसभा में गया। राज्यसभा कभी-कभी बदतमीजी कर देती है, या फिर ये ऐसी भी करती है कि हो सकता है केंद्र ही बदतमीजी कर रहा हो, किसी विधेयक को जबरदस्ती पास कराना हो, तो राज्यसभा उसे वहाँ पर रोक लेती है। अब अगर इस प्रकार की कोई टसल आ गई है, तो फिर राष्ट्रपति कॉल करता है। राष्ट्रपति बुलाता है, दोनों सदनों को बैठाता है कि बताओ भई क्या समस्या है? तो ये पूरा प्रोसेस है संसद के संयुक्त अधिवेशन का। क्यों बुलाया जाता है? आप 1-2 पॉइंट्स याद रखो, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमने कारण बताया। कारण क्या है? कारण ये है, किसी विधेयक पर अगर गतिरोध हो जाए, किसी विधेयक पर
विधेयक पर अगर हो जाए गतिरोध। गौर करना, ये गतिरोध कैसे हो रहा है? गतिरोध 3 परिस्थितियों में होता है। इसकी 3 परिस्थितियाँ होती हैं, ठीक? कौन-कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं? आओ देखें। बिल एक सदन से दूसरे सदन में गया, गौर करना, कोई बिल है, बिल को लोकसभा ने पास किया, अब ये बिल कहाँ जाएगा? ये जाएगा राज्यसभा के पास। यानी कि बिल एक सदन से दूसरे सदन में गया, तो परिवर्तन क्या होगा? ये जो दूसरा सदन है, सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकृत कर दे। सबसे पहली कंडीशन, ये है पहला सदन, गौर करना, ये पहला सदन है। और बिल कहाँ पर गया है? पहले सदन में पास हो गया और पास होके गया है दूसरे सदन में। ये है दूसरा सदन। अब दूसरा सदन क्या कर रहा है? पहली कंडीशन ये है संयुक्त अधिवेशन बुलाने की कि दूसरे सदन में जैसे ही विधेयक जाता है, ये विधेयक को अस्वीकृत कर देता है। दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकृत अस्वीकृत कर दे। ये पहली कंडीशन है। इस कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? या तो सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को ना माने, ठीक? जो भी विधेयक में संशोधन किए गए हैं, दूसरा सदन से ना माने। अर्थात सदन में जस्ट वेट, सदन में नहीं होगा, सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को ना माने। सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को संशोधनों को ना माने, तब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकेगा। तीसरी कंडीशन क्या होती है? तीसरी कंडीशन ये होती है कि इसने बिल पास किया पहले सदन ने और ये गया दूसरे सदन के पास। दूसरा सदन पास ही नहीं कर रहा है, पास नहीं कर रहा है और 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया। फिर सत्ता पक्ष राष्ट्रपति को कहता है, साहब देखो समय व्यतीत कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो राष्ट्रपति फिर कहता है, आओ दोनों लोग बैठो और राष्ट्रपति फिर लठ लेके बैठता है कि हाँ, अब बताओ क्या समस्या है? तो कुल मिला के तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि सदन विधेयक को पास ना करे, दूसरा सदन सदन विधेयक को पास ना करे और फिर क्या हो? पास ना करे और 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत जाए। 6 माह से ज़्यादा का समय बीत जाए, ठीक? ये 3 कंडीशंस हैं जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। अब देखो आगे क्या होगा? जब ये 3 कंडीशंस लागू हो जाएँगी, इन 3 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन लागू हो जाएगी, तो फिर प्रेसिडेंट की ज़िम्मेदारी बनती है, राष्ट्रपति की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो संयुक्त अधिवेशन बुलाए। तो सवाल कई बार ये पूछा गया है कि बुलाता कौन है? बुलाता है घर का मुखिया। जैसे मान लो 2 भाई लड़ गए, ठीक? अब ये 2 छोटे-छोटे थे, ये दोनों इन लोगों ने लड़ाई कर ली। घर में है मम्मी, बापूजी बाहर गए हुए हैं। जब वो वापस आएँगे तब उनको सारी सूचना बताई जाएगी कि ये दोनों लड़ गए हैं। अब ऐसी स्थिति में वो फिर दोनों को बुलाएँगे और एक लठ लेके बैठेंगे। आप बताओ बेटा क्या दिक्कत है ना? वैसे ही वैसे ही कुछ राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति ने बुला ली बैठक, लेकिन बुला तो ली, अध्यक्षता कौन करेगा? अब जैसे घर की स्थिति समझो आप, बुला तो ली पिताजी ने, अब इनकी इनकी जो जिस मसले पर लड़ाइयाँ हुई थी, उसको बताएगा कौन? बताएँगे तो घर के अध्यक्ष साहब और वो हैं मदर, ठीक? तो अध्यक्षता कौन करेगा? ये करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष, ये अध्यक्षता करता है। अब समस्या ये है कि सपोज़ करो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, ये अनुपस्थित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कौन करेगा? अगर ये अनुपस्थित हो गया है, तो फिर लोकसभा का लोस का उपाध्यक्ष करेगा, ये बैठक की अध्यक्षता करेगा। अब सपोज़ करो ये भी ना हो, ये भी अनुपस्थित हो जाए, तो फिर कौन करेगा? तो फिर करेगा राज्यसभा का उपसभापति। तो फिर अध्यक्षता कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है? अब तीसरी कंडीशन, अगर मान लो उपसभापति भी ना आए, ये भी अनुपस्थित हो जाए, हालाँकि इतनी कंडीशन होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये भी अनुपस्थित हो जाए, तब क्या होगा? तब ऐसी कंडीशन आएगी कि संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्य ही ये निर्णय ले लेंगे कि हमारी अध्यक्षता कौन करेगा। अर्थात संयुक्त अधिवेशन या हम कहें संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्य उपस्थित सदस्य अध्यक्ष का निर्णय करेंगे, अध्यक्ष का निर्णय करेंगे। ये बात समझ गए आप यहाँ तक? तो फिर से देखो, बुलाता कौन है संयुक्त अधिवेशन को? यहाँ पर बात हो रही है संयुक्त अधिवेशन की, ठीक है? इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है?
बुलाएगा राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा? सबसे पहली दफा लोकसभा का अध्यक्ष। अगर ये नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर ये भी नहीं है तो फिर राज्यसभा का उपसभापति करेगा। ठीक। अब यहाँ पर सभापति क्यों नहीं कर रहा है? एक सवाल जो कथन कारण में आपसे यूपीपीसीएस में पूछा जाता है। सभापति क्यों नहीं करता है? आगे इसकी हम चर्चा करेंगे। अगर राज्यसभा का उपसभापति भी न हो तो संयुक्त बैठक में जो लोग आए हैं यही लोग निर्णय ले लेंगे, अपना एक अध्यक्ष चुन लेंगे और फिर संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा कि हमारा अध्यक्ष कौन होगा। बात ये है कि राज्यसभा का जो सभापति है, राज्यसभा का एक है सभापति, गौर करना। सवाल ये है कि ये बैठक की अध्यक्षता क्यों नहीं कर रहा है? ये अध्यक्षता क्यों नहीं कर रहा है? तो ये क्या लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं। भाई ये तो अ, पदेन सभापति होता है। जब तक उपराष्ट्रपति, ये सभापति कौन होता है? सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है? जब तक कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति रहेगा। तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा का सभापति अध्यक्षता क्यों नहीं करता है? क्योंकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। बात समझ पा रहे हो? यहाँ तक? ठीक। अब एक बात समझो। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब अगर हम आपसे पूछें कि ये जो संयुक्त बैठक हो रही है, संयुक्त अधिवेशन हो रहा है, संयुक्त बैठक, इस बैठक का कोरम कितना होता है? कोरम, कोरम वो छोटी से छोटी संख्या है जो बताती है कि अब बैठक होनी चाहिए। जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो सपोज़ करो मैं अगर ऑफ़लाइन आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं पोडियम के सामने खड़ा हुआ हूँ, तो मेरी ये कंडीशन है कि कम से कम एक बच्चा तो हो क्लास में जिसको हम पढ़ा पाएँ। अगर एक भी नहीं है, तो फिर तो क्या दीवालों को पढ़ाया जाएगा? ऐसी स्थिति में हमारी कक्षा का कोरम हो जाएगा 1। यानी कोरम वो संख्या है जो न्यूनतम काम करने के लिए उपस्थित हो। अर्थात संयुक्त बैठक का कोरम कितना होगा? दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग, ये होता है कोरम। ठीक है? अब एक बात समझो, यहाँ पर आओ। ये जो विधेयक था जिस पर तकरार थी लोकसभा में और साथ ही साथ राज्यसभा में, कोई विधेयक आया था, इस विधेयक पर लोकसभा ने पास करके राज्यसभा को भेजा, लेकिन राज्यसभा उसमें उसको पास नहीं कर रही है या फिर रोक लिया है, तो कुल मिला के लोकसभा और राज्यसभा में तकरार हो गई। अब ऐसी स्थिति पर जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा तो विधेयक पर कार्यवाही क्या होगी? इसको देखो, विधेयक पर कार्यवाही, गौर करना। बैठक की कार्यवाही जो भी होगी वो किन नियमों से होगी? सवाल कई बार पीसीएस में पूछा जा चुका है। किन नियमों से होगी? ये वही नियम यहाँ पर लागू होंगे संयुक्त अधिवेशन में जो लोकसभा के नियम हैं। अर्थात बैठक की कार्यवाही बैठक की कार्यवाही लोकसभा के लोकसभा के नियमानुसार होगी। लोकसभा की आबादी ज़्यादा है तो उसी के आधार पर इसकी बैठक की कार्यवाही होगी। ठीक है? अब एक बात और समझो। बैठक जिन विधेयकों पर बुलाई जाती है या बुलाई जाएगी, कौन-कौन से ऐसे विधेयक होंगे जिन विधेयकों को लेके बैठक बुलाई जा सकती है और कौन-कौन से ऐसे विधेयक होंगे जिन बैठकों को लेकर जिन विधेयकों को लेकर बैठक नहीं बुलाई जा सकती है? आओ देखो, बैठक किन विधेयकों किन विधेयकों पर बुलाई जाएगी। अच्छा, ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ? बात कर रहा हूँ मैं संयुक्त अधिवेशन की। संयुक्त अधिवेशन। ये संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? ये बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक है? अब ज़रा गौर करना। राष्ट्रपति ऐसे कौन से विधेयक होंगे जिन विधेयकों में लोकसभा और राज्यसभा के मध्य अगर तकरार हो जाती है तभी बैठक बुलाएगा। अगर उन विधेयकों से अलग कोई विधेयक आ गया तो बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। जैसे देखो, अगर कोई विधेयक साधारण विधेयक है, ये साधारण विधेयक क्या होते हैं, वित्त विधेयक क्या होते हैं, धन विधेयक क्या होता है, इसके बारे में पॉलिटी में हम विस्तार में चर्चा करेंगे। ठीक है? देखो, अगर कोई विधेयक साधारण विधेयक है, गौर करना, या फिर कोई विधेयक वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। ठीक। और ये बुलाएगा कौन? ये बुलाएगा राष्ट्रपति।
अब देखो, कब नहीं बुलाया जाएगा? अगर कोई विधेयक धन विधेयक है, धन विधेयक है। अगर कोई विधेयक संविधान संशोधन विधेयक है, संशोधन विधेयक, और इस विधेयक पर अगर लोकसभा और राज्यसभा में टसल हो गई है, तकरार हो गई है, तो फिर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। बुलाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि धन विधेयक में लोकसभा हैज़ द अपर हैंड। लोकसभा के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। राज्यसभा इसमें कुछ नहीं कर सकता है। और वैसे ही संविधान संशोधन विधेयक है। ये संविधान संशोधन विधेयक पर इसलिए नहीं बुलाई जा सकती है, क्योंकि दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा अलग-अलग इसे पारित करते हैं। तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक या संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी, बुलाई जाएगी। ये बात आप समझ पा रहे हो? ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर आओ। सवाल मेरा ये है कि धन विधेयक पर क्यों नहीं बुलाई जाती है? तो आप बताओगे, इस लोकसभा अपर हैंड रखती है। अर्थात लोकसभा के पास संपूर्ण शक्ति होती है। शक्ति है। कौन-कौन सी शक्तियाँ हैं? कितने दिनों में राज्यसभा को ये बिल पास करना ही होगा? सबके बारे में हम लोग पॉलिटी में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम आपसे पूछें कि संशोधन संविधान संशोधन विधेयक, इस पर जॉइंट कमिटी क्यों नहीं, सॉरी, इस पर जॉइंट सिटिंग क्यों नहीं बुलाई जाती है? इस पर संयुक्त अधिवेशन क्यों नहीं बुलाया जाता है? क्योंकि दोनों सदन, या हम कहें दोनों सदनों को अलग-अलग पारित करना होता है। अलग-अलग पारित करना होता है। ठीक, ये बिल अलग-अलग पारित करना होता है। और धन विधेयक में लोकसभा हैज़ द अपर हैंड ओवर राज्यसभा, अर्थात लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। इस वजह से यहाँ भी लोकसभा अपनी मनमानी करते जाती है। ठीक है? तो ये कुछ तथ्य हैं। एक बार इसको फिर से रिवाइज़ करते हैं, संयुक्त बैठक को। देखो, संयुक्त बैठक संसद का, ठीक है? अनुच्छेद कहाँ है? यानी संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? 108 में। कोई बिल है, अगर वो एक्ट बन रहा है, तो किस प्रक्रिया से गुज़रेगा? सबसे पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। हालाँकि सबसे पहले की बात नहीं है। अलग-अलग बिल, कभी-कभी कुछ बिल ऐसे भी होते हैं जो राज्यसभा में पहले पेश किए जाते हैं। ठीक है? तो बिल लोकसभा में गया, पास हो गया, राज्यसभा में गया, ओके। अब इसके बाद वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। फिर वो बन जाता है अधिनियम। कारण क्या है, क्यों संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी? किसी विधेयक पर अगर गतिरोध हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, जैसे दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकृत कर दे, या सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को ना माने, या सदन विधेयक को पास ना करे और 6 महीने से ज़्यादा बीत जाए, तो फिर अगर इन 3 में से कोई भी कंडीशन होती है, तो फिर जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है इस स्थिति में? लोकसभा का अध्यक्ष। अगर ये ना हो तो उपाध्यक्ष करेगा अध्यक्षता। अगर ये भी ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। ध्यान रखें, ऑप्शन में आपसे राज्यसभा का सभापति दिया होता है, सरासर गलत होगा वो। अगर ये भी ना हो तो संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्य ही अपना निर्णय कर लेंगे कि अध्यक्ष कौन होगा। राज्यसभा का सभापति क्यों नहीं करता है अध्यक्षता? क्योंकि ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ये केवल और केवल उपराष्ट्रपति है, पदेन सभापति बनाया जाता है। इसके अलावा संयुक्त बैठक का कोरम आपसे पूछे तो दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। इसके अलावा विधेयक पर कार्यवाही किन नियमों पर होती है? कोई भी कार्यवाही हो रही है, बैठक, ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई है, वो ज्वाइंट सिटिंग किस आधार पर होगी? किस सभा के, लोकसभा या फिर राज्यसभा के नियमों पर आधारित होगी? तो वो बैठक की कार्यवाही लोकसभा के नियमानुसार होती है, राज्यसभा के नहीं। ये कथन बना के आपसे स्टेटमेंट बना के पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। बैठक किन विधेयकों पर बुलाई जाएगी? साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, बल्कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर बैठक नहीं बुलाई जाती। धन विधेयक पर क्यों नहीं बुलाई जाती है? लोकसभा के पास इसमें समस्त शक्तियां निहित होती हैं। इस वजह से राज्यसभा इसमें कुछ नहीं कर सकती है। संविधान संशोधन विधेयक में दोनों सदनों को अलग-अलग पारित करना होता है, इस वजह से संविधान संशोधन विधेयक पर भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। ठीक है? वापस आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 35 का बी पार्ट सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं है? राजा मानसिंह तोमर, ये भी हैं, तानसेन, सदारंग अदारंग और माल गुर्जरी। माल गुर्जरी नहीं है यहाँ पे। अब मैं आपको लिए चलता हूँ राजा मानसिंह तोमर के पास।
राजा मान सिंह तोमर। इनकी कुछ बातें हैं जो आप याद रखना। कौन-कौन सी? एक इनकी रचना है मान कुतूहल, ठीक है? और इस मान कुतूहल का कहते हैं कि फ़ारसी में अनुवाद भी कराया गया था और ये कराया था फ़कीरुल्लाह ने, फ़कीरुल्लाह। इसने फ़ारसी में अनुवाद कराया था, राग दर्पण नाम से। इसके अलावा कई सारे और हैं जैसे नवीन रागों की भी मान सिंह तोमर ने रचना करी है जैसे गुर्जरी तोड़ी, माल गुर्जरी और मंगल गुर्जरी आदि। तो ये जो माल गुर्जरी है, ये इसका संबंध व्यक्ति से नहीं है बल्कि ये नवीन राग है, ठीक है? जिसकी रचना मान सिंह तोमर ने करी थी। 37 देखो, भारत की संविधान में कह रहा है कि उस अनुसूची का नाम बताओ जिसमें 3 विधाएँ हैं। 3 विधाओं वाली अनुसूची कौन-सी है? ये तो 7th हो जाएगी, 7वीं। 5, 2, 7 ठीक। अब यहाँ पर आओ ज़रा हम आपसे अनुसूची एक रिवीजन करवाते हैं, चूँकि अनुसूचियाँ पूछी जाती हैं और ये बहुत सिंपल टॉपिक है। संविधान की अनुसूची, संविधान की अनुसूची, ठीक। कौन-सी है? अनुसूचियाँ टोटल हैं कितनी? आप बताओगे 12 हैं। सबसे पहली अनुसूची में क्या है? इसमें दिया है राज्य के बारे में। कितने राज्य हैं? यूटीज़ आदि के बारे में। दूसरी अनुसूची में क्या दिया है? इसमें दिया है पदाधिकारी के वेतन और भत्ते। ठीक। इसके बाद आप आ जाओ तीसरी अनुसूची में। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है शपथ, अर्थात उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ। उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ। चौथी अनुसूची में क्या दिया है? चौथी अनुसूची में दिया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। फिर आ जाओ 5वीं अनुसूची में। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, ठीक है? पहले में क्या है? राज्य के बारे में, दूसरे में क्या है? वेतन और भत्ते, तीसरे में है शपथ, चौथे में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5वें में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, ये 5वां है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ छठी अनुसूची में, 6th। इसमें क्या है? इसमें कुछ स्टेट्स दिए हैं जैसे असम, जैसे मेघालय, असम, मेघालय, जैसे त्रिपुरा और जैसे मिज़ोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, यहाँ के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन दिया हुआ है, ठीक? आपसे अगर पूछे कि ऐसे सिंपल सा सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य 5वीं छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो आंसर होगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ठीक? ये छठी अनुसूची में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा और आगे बढ़ो ज़रा। मैं अगर आपसे पूछूँ ये कौन-सी थी? 6th। चलो 7वीं अनुसूची में बताओ मुझे। 7th। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है 3 सूचियाँ, अर्थात इसमें संघ सूची दी है, इसमें राज्य सूची के बारे में दिया हुआ है, इसमें समवर्ती सूची के बारे में दिया हुआ है। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? और समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? ठीक, ये तो हो गई 7वीं सूची। अब आ जाओ, मैं आपको लिए चलता हूँ 5, 6, 7, 1, 8, 8वीं अनुसूची में। इसमें भाषाएँ यानी कि लैंग्वेज। 9वीं में आओ, 9th 9वीं अनुसूची, 9, 10 गौर करना, ये है 9 और ये है 10। मैंने ये दोनों क्यों लिखे? क्योंकि ये बाद में जोड़े गए थे, अर्थात 9वीं अनुसूची 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ी गई। और इसमें है क्या? 9 में है भूमि सुधार संबंधी प्रावधान। भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन प्रणालियाँ हैं। अब यहाँ पर आओ, ये है 10वीं। 10वीं अनुसूची में क्या है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये भी अनुसूची कभी न कभी जोड़ी गई होगी। 1985 में इसको जोड़ा गया था। कौन-सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? तो आप बताओगे 52nd
सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। 10वीं अनुसूची में है क्या? तो ये इस अनुसूची को कहा जाता है दल बदल विरोधी कानून। ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसको कब जोड़ा गया? 1985 में। अब आगे बढ़ो। मैं आपको लिए चलता हूँ 11वीं अनुसूची और इसके बाद फिर 12वीं अनुसूची के पास। ये जो 11वीं अनुसूची है 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और इसमें है क्या? इसमें है पंचायत की शक्तियाँ। पंचायत की शक्तियाँ। अब यहाँ पर आओ 12वीं अनुसूची में। इसको 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1992 में जोड़ा गया था। और इसमें है क्या? इसमें है नगरपालिका। नगरपालिका की शक्तियाँ। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? समझ पाए? तो ये सारी की सारी अनुसूचियाँ हैं। 8वें में है भाषाएँ, 9वें में है 9th में है भूमि सुधार, 10वें में है दल-बदल और 11-12 मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है? देखो, क्वेश्चन नंबर 37 में इसमें 3 विधाएँ कहाँ पर हैं? ये है 7वें में। नेक्स्ट देखो 38 इसमें कह रहा है 1926 में गठित नौजवान सभा, इसका प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? नौजवान सभा, सबसे पहले तो इसके बारे में जानो। ये है क्या? किसने इसको एस्टैब्लिश किया था? और भी कई सारे अन्य तथ्य। देखो, मैं बात कर रहा हूँ नौजवान सभा की। अब ये जो नौजवान सभा है, मुझे बताओ इसकी स्थापना कब हुई? आप बताओगे 1926। ये हुई थी पंजाब में, लाहौर। ठीक है? इसको एस्टैब्लिश किया गया। इसके संस्थापक कौन थे उस समय? किसने इसको एस्टैब्लिश किया था? इसकी स्थापना की थी? ये है भगत सिंह। भगत सिंह और भी कई सारे इनके साथ थे, इनके साथी थे। इनका नाम था छबील दास। छबील दास। एक साहब का नाम था यशपाल। और भी कई सारे अन्य कार्यकर्ता थे, जैसे आपने नाम सुना होगा केदारनाथ सहगल। आपने नाम सुना होगा शार्दुल सिंह और मेहता आनंद किशोर। ठीक है? ये सारे के सारे लोग इनके साथी थे। तो कह रहा है नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? यशपाल थे, भगत सिंह थे और छबील दास थे। अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। नेक्स्ट देखो 39 इसमें कह रहा है कि विटामिन जल में घुलनशील बता दो। तो जल में तो घुलनशील ये बी और सी दोनों होते हैं। बी और सी दोनों। देखो, विटामिन से एक सवाल पूछा जाता है आपसे रासायनिक नाम को लेकर। विटामिन और एक ये सवाल जो पूछा जाता है बड़ा सिंपल सा है, लेकिन आपको आपकी मेमोरी पर बेस्ड है, याद होना चाहिए। सबसे पहले विटामिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये है क्या? तो आप बताओगे यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। जटिल कार्बनिक यौगिक है। और दूसरी खास बात, इसे अन्य किसी नाम से जाना जाता है कहाँ? क्या? हाँ, इसे कहा जाता है सहायक आहार। इसे सहायक आहार भी कहा जाता है। ठीक है? जल में घुलनशील अभी मैंने आपको बता ही दिया है। जल में घुलनशील और ये मैंने बताया आपको पीसी। अच्छा, अब यहाँ पर आओ। मैं कुछ रासायनिक नाम लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ विटामिन और एक तरफ मैंने लिखा रासायनिक नाम। गौर करिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताओ विटामिन ए, तो ये आप कहोगे रेटिनॉल है, इसका रासायनिक नाम। बी1 बता दो, तो आपने कहा इसका रासायनिक नाम है थायामिन। बी2 मुझे बता दो, राइबो फ्लैविन। राइबोफ्लैविन इसका रासायनिक नाम है। मुझे बताओ बी3, आपने बता दिया नियासिन। याद रखिएगा, बहुत पूछे आते हैं ये बी वाले पार्ट, बहुत पूछे आते हैं मैच कराने के लिए। बी3 में कौन हो गया? नियासिन। बी5 में कौन है? बी5 में है पैंटोथेनिक अम्ल। पैंटोथेनिक अम्ल। ठीक, बी5 है। अच्छा बताओ बी6 का रासायनिक नाम है कुछ? हाँ, इसका नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। मुझे बताओ बी12, इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका है साइनोकोबलामिन। कोबलामिन। चलो बताओ, बी7 छूट गया था, बी7 का बता दो बायोटिन। ठीक है, बायोटिन। अच्छा, ये तो हो गए बी वाले पार्ट। सी का बताओ। आप बताओगे एस कार्बिक।
एस्कॉर्बिक एसिड, जस्ट वेट, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक। इसके बाद आ जाओ डी में, आप बताओगे कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। चलो ई बता दो, आपने बताया टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और के का फिलोक्विनोन, इसका रासायनिक नाम है के का। तो ये सारे के सारे रासायनिक नाम हैं, आपसे पूछे जाते हैं। किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये सामान्य साइंस है, जनरल साइंस है। और आयोग आपसे उम्मीद करता है, आप यूपी ट्रिपल एससी करें या फिर जिसकी भी करें, आयोग आपसे उम्मीद करता है कि ये सिंपल से नाम तो आपको याद होनी चाहिए। चलो देखो, डॉप्सन इकाई निम्नलिखित में से क्या मापता है? सबको पता होगा ओजोन सांद्रता मापता है, लेकिन सवाल आपका केवल यही नहीं समाप्त हुआ। जब भी कभी इस तरह के सवाल आए, तो सबसे पहले जो की पॉइंट है, जैसे ओजोन, इसको उठा लो और तुरंत रिवीजन कर जाओ, तुरंत। जब आप ऐसे बार-बार क्वेश्चंस लगाओगे और फिर इनका रिवीजन करोगे, बहुत सारी चीज़ें फिर हैं जो एग्ज़ाम हॉल में आपको एज़ इट इज़ याद आएँगी। जैसे मैं बात कर रहा हूँ डॉप्सन की, आपने क्या कहा? ये ओज़ोन की सांद्रता मापता है, ओज़ोन की सांद्रता मापता है, ठीक? अब इसमें एक शब्द आया ओज़ोन, तो मैंने उठा लिया ओज़ोन परत को, ओज़ोन परत को। अब मुझे बताओ, ओज़ोन परत कहाँ पर है? तो आपने कहा भई ये तो हमें लगता है पृथ्वी के वायुमंडल में है। मैंने कहा वायुमंडल में तो कई सारी परतें होती हैं। लास्ट टर्म पे मैंने आपको बताया था, परतें हैं छो, स, म, ता, ब, ये परतें हैं। इसका मतलब हो गया क्षोभ मंडल, ठीक? इसका मतलब हो गया समताप मंडल, म से हो गया मध्य मंडल, ता से हो गया ताप मंडल और बा से हो गया बहिर्मंडल। मैंने कहा ये परतें हैं। अब मुझे बताओ इन परतों में आपको ओज़ोन परत कहाँ दिख रही है? तो जैसे ही मैंने कहा ओज़ोन परत की ओज़ोन परत किस मंडल में है? वो आपने बताया ये है समताप में, समताप मंडल में। परत वायुमंडल के किस परत में है या हम कहें किस मंडल में है, तो आपने कहा ये है समताप मंडल में। ठीक, भूलना नहीं, कई बार सवाल पूछा गया है। एक बात बताओ, जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा ये है ओजोन परत, अच्छा इसका काम क्या है? तो आपने बताया ये जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण होती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, ये किरणें हैं कौन-कौन सी? ये है पराबैंगनी, तो ये पराबैंगनी किरणों को रोकती है। रोकती का मतलब अवशोषित कर लेती है, ठीक? ये इसका मुख्य कार्य है। अच्छा इसका कोई सूत्र है क्या? रासायनिक सूत्र? हाँ, इसका रासायनिक सूत्र है O3। O3 को देख के आपको समझ जाना चाहिए कि ये इसे कहते हैं ट्राई ऑक्सीजन, ट्राई ऑक्सीजन, अर्थात इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा गया है कई-कई बार कि ओज़ोन में ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के कितने एटम होते हैं? तो ये होते हैं 3। एक कोई टॉपिक उठाओ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन था ओज़ोन वाला, डॉप्सन इकाई पूछा था, इसके बारे में पूरी जानकारी एक साथ आप रिवीजन कर जाओ, है ना? और ये आपने तभी कर रखा होगा जब आपके पास प्रॉपर नोट्स होंगे। अब जैसे मैंने आपको यहाँ तक बता दिए, अब मैंने आपसे कहा कि ये जो ओज़ोन लेयर है समताप मंडल में, ये ओज़ोन लेयर इसका क्षरण हो रहा है, तो क्षरण के लिए कोई ना कोई ज़िम्मेदार होगा। कौन-कौन ज़िम्मेदार है? आम तौर पर गैसें ज़िम्मेदार हैं। तो कौन से विघटनकारी पदार्थ हैं जो अ, ओज़ोन के लिए जो विघटनकारी पदार्थ साबित हो रहे हैं? ये हैं, ध्यान देना, ओज़ोन विघटनकारी, ओज़ोन विघटनकारी पदार्थ। आओ देखो, सबसे जो मुख्य पदार्थ है वो है CFC, इसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक? ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC और इसी से मिलता-जुलता है एक HCFC, इन्हें कहा जाता है फेरॉन, ये फेरॉन कहलाते हैं, गौर करना। इसके अलावा और भी कई सारे ओज़ोन विघटनकारी पदार्थ हैं, जैसे आपने CCl4 का नाम सुना होगा, CCl4 इसे कहा जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड, CCl4, ठीक? यहाँ तक बात समझ पाए? अच्छा,
ओजोन क्षरण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? सबसे ज्यादा जिम्मेदार है सीएफसी। ओजोन क्षरण के लिए मुख्य जिम्मेदार है सीएफसी। अब यहां तक आपसे सवाल पूछा गया है कि इस सीएफसी में सी क्या है, एफ क्या है और सी क्या है, या सीएफसी में इसे क्या कहा जाता है और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो ये हो गया क्लोरीन, और ये हो गया फ्लोरीन, और ये हो गया कार्बन। ठीक, इसी को कहा जाता है फ्रीऑन। फ्रेऑन, फ्रीऑन कह लो या फिर फ्रेऑन कह लो, फ्रेऑन। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है, ये तो मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी ओजोन से। अब मुझे बताओ, ओजोन परत का लगातार क्षरण हो रहा है, तो क्या ओजोन परत का क्षरण ना हो इसलिए वैश्विक स्तर पर कुछ प्रयास किए जा रहे हैं क्या? हाँ, ओजोन क्षरण नियंत्रण के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। आओ देखो कौन कौन से सम्मेलन पूछता है आपके एग्जाम में। देखो, ओजोन ओजोन क्षरण नियंत्रण के लिए प्रयास, कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, ये मैच कराने के लिए पूछा जाता है, वियना कन्वेंशन ये कब हुआ? आप बताओगे 1985, 1985। मुझे बताओ, मॉन्ट्रियल मुझे बताओ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कब हुआ? सन याद रखना, 1987। मुझे बताओ, किगाली समझौता, किगाली समझौता ये भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ही संबद्ध है, और ये सारे के सारे प्रयास हुए थे ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए। इसका संबंध है 2016 से, 2019 में इसको लागू किया गया था। ठीक, तो कुल मिला के एक क्वेश्चन में सारी जानकारियां आप एकत्र करो, और जितनी बार रिवाइज करोगे एग्जाम में मजा उतना ही आने वाला है। एग्जाम हॉल में डॉप्सन का सही उत्तर हो जाएगा हाँ, ओजोन सांद्रता। नेक्स्ट देखो 41, 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अच्छा, जैसे ही ट्रेड यूनियन कांग्रेस शब्द आया, तुरंत मॉडर्न हिस्ट्री में जाओ, आधुनिक भारत में, और वहां पर आधुनिक भारत में मजदूर आंदोलन, मजदूर आंदोलन एक टॉपिक है। इसके अलावा किसान आंदोलन ये दूसरा टॉपिक है। इसके अलावा जनजातीय आंदोलन, यहाँ से सवाल पूछे ही जाते हैं, जनजातीय आंदोलन। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे एक ना एक सवाल मैक्सिमम पूछा जाता है। मैक्सिमम और भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन एक ना एक सवाल तो हर एक एग्ज़ाम में आता ही आता है, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड टॉपिक्स हैं, भूलने की संभावना ज़्यादा रहती है। देखो, मैं बात कर रहा हूँ AITUC, ये लिखा है AITUC। क्या है ये? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी हम कह सकते हैं हिंदी में अखिल भारतीय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये हो गई अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। सबसे पहले इसके जो फैक्ट हैं वो मुझे बता दो, जो इतिहास बन चुके हैं। स्थापना कब हुई? 1920 में। मुझे बताओ कहाँ पर हुई इसकी? बम्बई में। फिर मुझे बताओ इसका संस्थापक कौन था? तो आप बताओगे एन एम जोशी, एन एम जोशी। ठीक, यहाँ तक बात समझ पाए? चलो, इसके अध्यक्ष का नाम बता दो। तो अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, ये इसके अध्यक्ष थे। बात समझ पाए? चलो, अब इसमें एक मुझे फैक्ट और बता दो, एक नहीं बल्कि दो बताओ। मुझे बताओ इसके उपाध्यक्ष कौन थे जब इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और इसके महामंत्री किसे बनाया गया था? सारे सवाल आपसे प्रीवियस ईयर्स के हैं, पूछे गए हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में स्थापित हुई बंबई में। संस्थापक एन एम जोशी थे, अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष थे, इनका नाम है जोसेफ बैपरिस्टा, जोसेफ बैपरिस्टा। ठीक, इसके अलावा इसके महामंत्री कौन थे? इनका नाम था दीवान चमन लाल, दीवान चमन लाल, ये इसके महामंत्री थे। तो ये तो बात मैंने कर ली अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। एक और कांग्रेस है जिसे कहते हैं इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये जो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसकी बताओ मुझे स्थापना कब हुई थी? आप बताओगे 1947 में, 1947। इसके संस्थापक मुझे बता दो, वल्लभ भाई वल्लभ भाई पटेल। ठीक, और वीवी गिरी,
वी वी गिरी इसके संस्थापक थे। इसके पहले अध्यक्ष बता सकते हो क्या? इसके पहले अध्यक्ष ये थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक। 1947 याद रखना, आपसे पूछा जाता है मैच कराने के लिए। सारे एक तरफ मजदूर यूनियन दे देता है और दूसरी तरफ साल दे देता है, खासतौर से आर ओ यारो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के फैक्ट्स। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947, वल्लभ भाई पटेल और वीवी गिरी। पहले अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। यहाँ तक बात समझ पाए? चलो एक और मुझे बताओ, मजदूर से ही संबंधित सभा है। मैं अगर लिखूं, मुझे बताओ हिंदू महासभा। हिंदू महासभा इसको कब स्टैब्लिश किया गया? 1948, 1948 में। अच्छा, ये तो बात हो गई मजदूरों की, और भी कई सारे हैं। आप इनको इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करो। अच्छा, अब मुझे बताओ कारखाना अधिनियम कब आया सबसे पहला? पहला कारखाना पहला कारखाना अधिनियम क्या बता सकते हो? ये आया 1881, 1881 में। मुझे बताओ दूसरा कारखाना दूसरा कारखाना अधिनियम ये कब आया? ये आया 1891 में, 1891 में। और भी कई सारे हैं, तीसरा भी कारखाना आया, चौथा भी कारखाना अधिनियम आया, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर आओ, सही उत्तर इसका क्या होगा? इसके अध्यक्ष कौन थे? एम एन रॉय थे, जयप्रकाश नारायण थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर एस ए दांगे थे? में अध्यक्ष पूछ रहा है ना? इसके अध्यक्ष एम एन रॉय तो होंगे नहीं, जयप्रकाश नारायण भी नहीं होंगे, जवाहरलाल नेहरू कालांतर में इसके अध्यक्ष रहे थे। हालांकि पहले अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन इसके कालांतर में अध्यक्ष रह चुके हैं। तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 42। सिंपल सा सवाल है। बालखस झील निम्नलिखित में से कौन से देश में अवस्थित है? और इस प्रकार के क्वेश्चन जो भी ज्योग्राफी के फैक्ट आते हैं वो आपके लूसेंट ये पर्याप्त होती है, जो फैक्ट हैं। आगे अगर डिटेल में जैसे थ्योरी में अगर क्वेश्चंस कोई बनाया तो ऐसी स्थिति में आपको डीप नॉलेज चाहिए, लेकिन इस तरह के सवाल आपको लूसेंट हल करा देगा। तो बालखस झील ये किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में, रूस में है, या फिर तुर्कमेनिस्तान में? अच्छा, ये जो पूरा का पूरा देशों का गुच्छा है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ मैप पर ज़्यादा फ़ोकस करो। ये जो पूरा का पूरा देशों का गुच्छा है, ये एक ही जगह पर है। जैसे अ, मैं एक फ़िगर बनाता हूँ, गौर करना। सपोज़ करो ये रसिया है, ये रूस है, और रूस में जब आप नीचे देखोगे तो यहीं पर एक देश है, इस देश का नाम है किर्गिस्तान, ठीक? और यहीं पर एक छोटी-सी झील है, इस झील को कहा जाता है बालखश। ये है क्या? जस्ट वेट, ये है कज़ाख़स्तान, कज़ाख़स्तान। ठीक है? और यहीं पर एक झील है, इस झील को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बालखश, बालखश झील। तो ये कज़ाकिस्तान में हो गई। अच्छा, आप इस कज़ाकिस्तान को देखोगे और यहाँ पर देखोगे तो एक छोटी-सी झील लटकती हुई मिलेगी। इस झील को कहा जाता है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, ठीक? अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ, गौर करना, मैं आपसे कहूँ कि आप रसिया में हो, देखो, ये रसिया है और ये रहा आपका कज़ाकिस्तान। और इधर की तरफ जब आप आओगे तो यहीं पर एक देश और है जिसे कहा जाता है मंगोलिया, मंगोलिया। आप मैप देखिएगा, और फिर जब आप नीचे आते हो तो यहाँ पूरा बड़ा-सा चाइना है और फिर नीचे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत वगैरह है। अगर मैं कहूँ कि आप रूस में खड़े हो और आपका ये देश है कज़ाकिस्तान, गौर करना, कज़ाकिस्तान। आप कज़ाकिस्तान होके भारत में प्रवेश करो, कैसे आओगे? ये है भारत यहाँ पे। आप इस भारत में कैसे प्रवेश करोगे? आप आए कज़ाकिस्तान, कज़ाकिस्तान से फिर नीचे आओगे, आप आओगे उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक? और नीचे आओगे तो आप पहुँचोगे ताजिकिस्तान में, और जब आप नीचे पहुँचोगे तो आप पहुँचोगे अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान। और आपको पता होगा अफ़गानिस्तान की सीमा हमारे देश से मिलती है। हालाँकि वो भाग पीओके में है, तो डायरेक्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान से सीधे आप भारत में प्रवेश कर सकते हो, ठीक है? अगर हम कहें कि आप रसिया में यहाँ पर खड़े हो और आपको भारत में प्रवेश करना है मंगोलिया के रास्ते, तब आप कैसे आओगे? मंगोलिया आओ, इसके बाद चाइना, और चाइना से आप भारत में आ जाओगे, ठीक है? लेकिन अगर हम कहें कि थोड़ा रूट डाइवर्ट करो, ये है कज़ाकिस्तान, अब आप किर्गिस्तान के रास्ते आइए, तो इसी के ठीक बगल में है किर्गिस्तान, यहाँ पर। किर्गिस्तान से नीचे आओगे तो आपको मिलेगा ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान से नीचे आओगे आपको फिर से मिलेगा अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान से आप भारत में प्रवेश कर जाइए।
पीओके में आप प्रवेश करते हैं। ठीक है? तो कुछ कुल मिला के मैप की हर संभव प्रयास करो मैप ड्रॉ करने का। अब देखो, एक मैंने और आपको बताया था कैस्पियन सागर, यहाँ से भी सवाल कई बार पूछा गया है। कैस्पियन सागर, जब आप कैस्पियन सागर को बनाते हो तो आपका फिगर कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा। ये है कैस्पियन सागर, ऊपर है रसिया। कैस्पियन सागर से कौन-कौन मिलता है? तो ये मिल रहा है रूस, इसकी सीमा मिलती है। यहाँ पर जब आप इस डायरेक्शन में आओगे, आपको मिलेगा कजाकिस्तान। ठीक? नीचे आओगे तो आपको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ईरान, इसकी भी सीमा मिलती है। इधर आ जाओगे तो सीमा मिलती है अज़रबैजान की, अज़रबैजान। ठीक है? तो ये देश हैं। इन देशों की सीमाएँ इस जलाशय से मिलती हैं। इसे कहा जाता है कैस्पियन कैस्पियन सागर। ठीक है? तो ऐसे कुछ आप फिगर्स बना के एक मैप आप बड़ा-सा रखिए अपने रूम में जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो बाल्खस झील किस देश से है? तो आप बताओगे कज़ाकस्तान से। ठीक? नेक्स्ट देखो 43, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। कह रहा है कि मध्य पाषाणिक स्थल जितने भी हैं, उनको भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व यानी कि ऐसे सजाना है आपको, पश्चिम से पूर्व दिशा में, इस प्रकार से। ऐसे सवाल आमतौर पर बिना मैप के नहीं कर पाओगे आप। देख पा रहे हो? कितने सारे क्वेश्चन्स मैप से आते हैं, चाहे पीसीएस हो या फिर आरओ हो। तो पूर्व से पश्चिम से पूर्व सजाना है, यानी कि आपको यहाँ से चलना है और पूर्व की तरफ चलना है, ऐसे। ऑप्शन में क्या दिया है? मैदाहा है, वीरभानपुर है, लेखैया है और पैसरा है। आओ देखो, मध्य पाषाणी पुरा स्थल, सबसे पहले मध्य पाषाणीय पुरा स्थल। ये कौन-कौन से स्थल हैं सबसे पहले तो आपको ये जानकारी हो, इसके बाद ही फिर आप सजा पाओगे, तो वो स्थल किस-किस राज्य में है, ये जानकारी हो, तभी आप सजा सजा पाओगे। जैसे मैंने एक स्थल लिखा बागोर, ये मध्य पाषाणी पुरा स्थल है, बताओ कहाँ पर है? राज्य बताओ। तिलवाड़ा, ये कहाँ पर है? मध्य पाषाणी पुरा स्थल है, बताओ। मैंने लिखा लंगनाज, कहाँ पर है? इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, एक तरफ स्थल लिख देगा, दूसरी तरफ उनके राज्य लिख देता है और मैच करा लेगा। जैसे मैंने लिखा कनेवल, ये भी मध्य पाषाणिक पुरा स्थल, बताइए कहाँ पर है? मैंने लिखा लाटेश्वर, मध्य पाषाणिक पुरा स्थल है, बताओ कहाँ पर है? मैंने लिखा आदमगढ़, ये भी बताओ कहाँ है? देखो, बागौर कहाँ है? राजस्थान में। तिलवाड़ा कहाँ है? ये भी राजस्थान में है। लंगनाज, ये गुजरात में है। और कनेवल, ये भी गुजरात में है। लाटेश्वर, ये भी गुजरात में है। आदमगढ़ कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। ये तो हो गए यूपी से बाहर के। चलो, अगर मैं लिखूँ सराय, नाहरराय, ये भी मध्य पाषाणी पुरा स्थल है, कहाँ है? मैंने लिखा मेहदहा, कहाँ है? मैंने लिखा दमदमा, मध्य पाषाणी पुरा स्थल है। मैंने लिखा चौपानी, मांडो, ये कहाँ है? मध्य पाषाणी पुरा स्थल है। फिर मैंने लिखा लेखैया, मध्य पाषाणी पुरा स्थल है। ये सारे के सारे अपने उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक? एक और लिखा था पैसरा, ये कहाँ पर है? ये है बिहार में। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? एक लिखा था वीरभानपुर, ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। अब देखो, यहाँ पर आओ, इन दोनों विकल्पों को उठाओ, पैसरा कहाँ हो गया? बिहार, जस्ट वेट मैं इसको इरेज़ कर दूँ। पैसरा कहाँ हो गया? बिहार में। और यहाँ पर आओ ज़रा, लेखैया, वीरभानपुर पहले ले लो, ये कहाँ पर है? ये है वेस्ट बंगाल में, इतना पता है? ये दोनों तो यूपी में है। अब देखो, जब आप भारत को देखते हो, कुछ ऐसे, ठीक है? यहाँ पर है वेस्ट बंगाल और जैसे ही वेस्ट बंगाल से आगे बढ़ते हो तो आपको मिलता है बिहार, यहाँ पर। फिर आप आगे बढ़ोगे तो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हुए आपको यूपी मिलेगा। तो पूर्व है वेस्ट बंगाल, सबसे पूर्व में, ये है वेस्ट बंगाल, इसके बाद बिहार है। तो वीरभानपुर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। तो सबसे पूर्व में तो तीसरा हो जाएगा, फिर इसके बाद आएगा पैसरा, यानी कि इसके बाद फिर होगा 1 नंबर। तो 3-1, ये ऑप्शन गलत है, ये गलत है, केवल और केवल ये दोनों सही है। अब डिपेंड करता है कि लेखैया और मेहता, ये तो आपको पता होंगे, चूँकि उत्तर प्रदेश में है तो यूपी स्पेशल में मैंने पढ़ाया हुआ है। लेखैया, ये कहाँ पर है? ये आम तौर पर पड़ती है मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर। मैदहा कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। अब जब आप यूपी का मैप देखते हो, सपोज़ करो ये है यूपी, गौर करना। जब आप यूपी को देखते हो, तो आपको यहाँ पर मिलेगा मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के ठीक बगल में और यहाँ पर मिलेगा प्रतापगढ़ प्रयागराज के ऊपर।
ये है। तो पूर्व की तरफ कौन है? पूर्व की तरफ है लेखैया। ठीक? तो आंसर हो जाएगा 3, 1 फिर 2 इसके बाद 4, 4, 2, 1, 3 सी पार्ट। तो पूरी तरह से ये क्वेश्चन आप देख पा रहे थे, यूपी के मैप पर डिपेंड था। आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, यूपी के मैप में प्रतापगढ़ कहाँ है, कौशाम्बी कहाँ है, प्रतापगढ़ कहाँ है, बांदा कहाँ है, इस प्रकार की लोकेशंस आपको आँखों के सामने होनी चाहिए। जब तक मैप नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर ये भारत के मैप पर निर्भर था कि वेस्ट बंगाल ज़्यादा पूर्व में है कि बिहार पूर्व में है कि सिक्किम पूर्व में है ना? अब देख पा रहे हो मैप की कितनी अहमियत है। नेक्स्ट देखो 44 44 नंबर। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करो। सूचियाँ दी हैं, विटामिन सिंपल सा सवाल था ये, विटामिन और इधर दिया है पेप्सिन, कैरोटीन, केराटिन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक? में जो सबसे सिंपल है, सबसे पहले उनको पकड़ा करो ऑप्शन में। एक तो ये आपने पढ़ रखा होगा प्रोजेस्टेरॉन, ये है हार्मोन और एक आपने पढ़ रखा होगा पेप्सिन, ये है एंजाइम। ठीक? तो पेप्सिन हो जाएगा एंजाइम में और प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा हार्मोन में। तो बी का हो जाएगा पहला, सी का हो जाएगा चौथा। बी का पहला, सी का चौथा। यही वाला ऑप्शन मुझे लग रहा है सही हो जाएगा। और विटामिन कौन हो जाएगा? विटामिन हो जाएगा कैरोटीन। ठीक? यानी ए का हो जाएगा दूसरा और डी का हो जाएगा तीसरा। प्रोटीन है केराटिन। सिंपल है। अच्छा, कुछ हार्मोन का क्वेश्चन आया है तो कुछ मैं हार्मोन्स लिख के देता हूँ। मैंने लिखा एंड्रोजन। बताओ ये पुरुष हार्मोन है या महिला हार्मोन है? आप बताओगे ये है पुरुष हार्मोन। फिर मैंने लिखा एस्ट्रोजन। बताओ पुरुष है या महिला है? तो आप बताओगे ये मादा हार्मोन है, मादा हार्मोन है। ठीक है? एक और मैंने लिखा, जस्ट वेट, मैंने लिखा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। बताओ ये कौन-सा है? ये भी मादा हार्मोन है। चलो, मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। 2 नहीं बल्कि 3 लिखता हूँ, ठीक है? और देखो बायो में ये फैक्ट्स आपको पता है? अगर मैं आपसे पूछूँ कि मुझे बताओ हड्डियों की मजबूती हड्डियों की मजबूती की जाँच के लिए कौन-सा परीक्षण किया जाता है? बताइए। दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि मुझे बताओ अंडोत्सर्ग अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी उत्तरदायी हार्मोन बताइए कौन-सा है? फिर मुझे बताओ फेमिनाइजिंग हार्मोन किसे कहते हैं? फेमिनाइजिंग हार्मोन किसे कहते हैं? ये बताओ। चलो हड्डियों की मजबूती के लिए किसका परीक्षण किया जाता है? बीएमडी। ये क्या है? बोन मिनरल डेंसिटी, याद रखिएगा। बोन मिनरल डेंसिटी इसे कहा जाता है। यही परीक्षण होता है। अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन-सा है? इसे कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है? फिर मुझे बताओ फेमिनाइजिंग हार्मोन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है एस्ट्रोजन को, एस्ट्रोजन। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 45 45 नंबर। ये सवाल यूपी स्पेशल से है और आपसे पूछ रहा था, एक तरफ लोकेशन दी थी और एक तरफ जैन तीर्थंकर दिए थे कि बताओ किस जैन तीर्थंकर का संबंध कहाँ से है? देखो इस प्रकार से काकंडी से किसका है? अयोध्या से किसका है? संभवनाथ इनका संबंध किस उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो मैं कुछ जैन तीर्थंकर लिख के देता हूँ और उनके लोकेशंस। घुमा-फिरा के बस इतने ही पूछे जाते हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो या फिर यूपी आरओईआर हो। इसके अलावा कुछ है ही नहीं तो पूछेगा कहाँ से? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जैन तीर्थंकर, ठीक है? लोकेशन याद रखना। जैसे मैंने कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा अनंतनाथ, मैंने लिखा अजितनाथ, अजित नाथ, फिर मैंने लिखा अभिनंदन नाथ। आपने नाम सुमित नाथ का सुना होगा, ऋषभ देव, ऋषभ देव का नाम सुना होगा। ये सारे के सारे अयोध्या से संबंधित हैं, याद रखिएगा। अनंतनाथ, अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमित नाथ, ऋषभ देव, सारे अयोध्या से हैं। इसके अलावा 2 नाम और याद रखो, पार्श्वनाथ
और एक का नाम है सुपार्श्व सुपार्श्वनाथ। ये दोनों लोग हैं वाराणसी से, जैन तीर्थंकर हैं वाराणसी से। फिर एक नाम याद रखो, पद्म प्रभु, ये कौशाम्बी से हैं। और कभी-कभी आपसे एक शब्द का इस्तेमाल करता है पभोषा, तो ये भी याद रखिए, पद्म प्रभु का सीधा संबंध पभोषा से है, कौशाम्बी के। अगर मैं लिखूँ संभवनाथ, इनका संबंध कहाँ से है? और मैंने एक और लिख दिया सुविधिनाथ, इनका संबंध उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र से है? संभव का है श्रावस्ती से और सुविधि जी का है काकंडी से। ये काकंडी कहाँ है? देवरिया। ठीक? तो बस इतने ही घुमा-फिरा के आपसे पूछे जाते हैं। वापस आ जाओ। अब आप मैच करा लेना। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 46 देखो। कह रहा है कि 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी है? चलो, राजा राम मोहन राय के पास जाओ और इनसे कुछ सवाल पूछो। राजा राम मोहन राय, इनके पास जाओ और इनसे कहो कि आपकी एक किताब है, एक ग्रंथ है आपका, इसका नाम है तोहफत उल मुहदीन। तोहफत उल मुहदीन, ये इसे क्या कहते हो? इसे अन्य नाम इसका क्या है? ये कहलाता है एकेश्वरवादियों को उपहार, ये पुस्तक है। ठीक? एकेश्वरवादियों को उपहार, जिसे आप कहते हो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। अच्छा, ये किस भाषा में लिखी गई है? ये भाषा में लिखी गई है फारसी। फारसी भाषा का ग्रंथ है ये। अच्छा, इसका प्रकाशन कब हुआ? तो आपने बता दिया, इसका प्रकाशन हुआ 1809। सवाल ये भी पूछा गया है आपसे, याद रखिएगा। एक इनका ग्रंथ और है, इसका नाम है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये जो ग्रंथ है, दरअसल एक बात याद रखो, एक शख्स थे जिनका नाम था जॉन डिग्वी। ये जॉन डिग्वी, इनकी ही सहायता से इस ग्रंथ को लंदन में प्रकाशित किया गया था। लंदन में इसका प्रकाशन हुआ था। किसकी सहायता से? तो आप बताओगे जॉन डिग्वी की सहायता से। ठीक है? और ये है किसका? राजा राम मोहन राय साहब का है। कुछ समाचार पत्र हैं, कुछ समाचार पत्र हैं जो मोहन राय से संबंधित हैं। डायरेक्ट सवाल में पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे मैंने लिखा संवाद कौमुदी किसका है समाचार पत्र? मैं यहाँ पर सीधे लिखा हूँ राजा राम मोहन राय साहब का, डायरेक्ट पूछा जाता है। इसके अलावा एक मैं अगर लिखूं मिरातुल मिरातुल अखबार, ये किससे संबंधित है? राजा राम से। मैंने लिखा ब्राह्मणिकल ब्राह्मणिकल मैगजीन, ये भी किससे संबंधित है? मोहन राय साहब से। अब इसमें देखो एक शब्द लिखा है राजा, राजा राम मोहन राय में ये शब्द लिखा है राजा। ये सवाल पूछा जाता है कि राजा की उपाधि, ये उपाधि इनको किसने दी थी? आप बताओगे, इनको दी थी अकबर द्वितीय ने, सेकंड ने। अकबर सेकंड उस समय दरअसल अंग्रेजों का शासन था, तो मुगलों की जो स्थिति थी बड़ी नाजुक थी। तो अकबर सेकंड ने इनको बुलाया था राजा राम मोहन राय को, और बोले यार लंदन जाओ, महारानी से मिलो जाके, और उनको बताओ हमारी दुर्दशा, कि एक समय हम मुगल सम्राट हुआ करते थे और आज हमारी ये दुर्दशा है, हम आपके पेंशन पर पल रहे हैं, तो अंग्रेजों से कहलवा दो, थोड़ा बहुत पैसा और दे दें तो हमारा काम चल जाए। तो कुछ इस प्रकार से इन्होंने राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था, लंदन। और फिर इसके बाद जब वो वहां गए समुद्र पार करके, 1833 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि किस महान समाज सुधारक, ये समाज सुधारक कहे जाते हैं, किस महान समाज सुधारक की मृत्यु ब्रिस्टल में हुई थी? तो यही है मोहन राय साहब। किसका पैगाम लेकर गए थे? अकबर द्वितीय का। तो ये सारे सवाल हैं, बहुत अभी इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय से। और देखो 47, कौन सा एक हार्मोन है जो पादप हार्मोन है? कई सारे पादप हार्मोन होते हैं, ये एक लिस्ट बना के आप हार्मोन्स की याद रखो। ऐसे सिंपल सिंपल सवाल बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए यूपीपीसीएस में। पादप हार्मोन, और जब ये गलत होते हैं तो कहीं न कहीं आप उन बच्चों से भी पीछे होते हो जो सिंपल सवाल कर ले जाते हैं, है ना? पादप हार्मोन कौन-कौन से हैं? जैसे आपने ऑक्सिन का नाम सुना होगा, जैसे आपने
एक नाम सुना होगा एब्सिसिक, एब्सिसिक अम्ल का। एक आपने नाम सुना होगा जिबरेलिन का। इनके फंक्शंस भी होते हैं, फंक्शन से भी सवाल पूछे जाते हैं। जिबरेलिन, आपने साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का नाम सुना होगा, या फिर आपने एथिलीन का नाम सुना होगा। तो ये सारे के सारे हैं पादप हार्मोन। वापस आ जाओ। इंसुलिन कौन सा एक पादप हार्मोन है? इंसुलिन है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन हो जाएगा, थायरॉक्सिन भी नहीं है, एस्ट्रोजन भी नहीं है ना? नेक्स्ट देखो 48, 48 नंबर। इसमें क्या कह रहा है? पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? सिंपल सा सवाल है, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट। और दरअसल पौधे इसे नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं मृदा में जो पाए जाने वाले मैग्नीशियम और कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम और पोटेशियम के जो नाइट्रेट होते हैं उन्हें प्राप्त करते हैं। आमतौर पर जो नाइट्रोजन है पौधों में प्रोटीन का निर्माण करता है और निर्माण करने में सहायक होता है। प्रोटीन का निर्माण करने में यही सहायक होता है नाइट्रोजन, ठीक है? और ये इसे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, गौर करो। ये है नाइट्रोजन। एक मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ। अ, एक मैं सब्जी का नाम क्या है वो? फूल गोभी, फूल गोभी। मुझे बताओ, जब फूल गोभी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो कौन-सा रोग होता है? कौन-सा रोग होता है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। फिर से सवाल सुन लो। जब फूल गोभी में नाइट्रोजन की कमी हो जाए, ऐसी स्थिति में कौन-सा रोग होता है? ठीक। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय जैविक खेती गाजियाबाद में है। जैविक खेती केंद्र, ये टाइपिंग एरर है। केंद्र ये गाजियाबाद में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है। सब्जी गोरखपुर में नहीं है, ये तो वाराणसी में है, वाराणसी। और गन्ना ये लखनऊ में है। मैं आपको लिए चलता हूँ राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के पास, और इससे संबंधित 2-3 फैक्ट याद रखो। मैंने लिखा राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। सबसे पहले मुझे बताओ, ये जो खेती केंद्र है ये किसके अंतर्गत है, अर्थात किस मंत्रालय के अंतर्गत है? आप बताओगे किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक। फिर मुझे बताओ कहाँ पर है ये? ये आपने बताया ये तो है गाजियाबाद में। मैंने आपसे पूछा कि ये जो केंद्र है एनसीओएफ, इसकी स्थापना कब हुई? एक ईयर बता दिया आपने, ये हुई 2004 में, 2004। ठीक है, 2004 में। अच्छा, एक संस्थान और है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? दलहन वाला, ये है कानपुर में। अच्छा, यहाँ से मुझे एक सवाल बता दो, दलहनी फसलों पर ठोस अनुसंधान कार्य ये कब शुरू हुआ था? दलहनी फसलों पर ठोस अनुसंधान कार्य, इस कार्य की उत्पत्ति कब हुई थी? 1966। ये ईयर याद रखें, पूछा जा सकता है आपसे, कृषि से संबंधित आंकड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर हो जाएगा सब्जी अनुसंधान संस्थान। सब्जी है ये वाराणसी में, और इसे कहा जाता है सब्जी को IIVR। और ये जो गन्ना है ना, इसे कहा जाता है IISR। इस प्रकार के शॉर्ट नेम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, IIVR, IISR। और शॉर्ट नेम दे के आपसे लोकेशन मैच कराता है। तो अगर नहीं पता है तो यहाँ कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन 50 थे ROARO 2021 सेट के। ये पेपर 2021 में पूछा गया है, उसी के 50 क्वेश्चंस। इसी के आगे नेक्स्ट रन पर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? धन्यवाद।